कभी कभी इंसान से जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसका खमियाजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। जब एक लड़की को अपने गलतियों का एहसास होता है, वो उसे सुधारने की भी कोशिश करती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है भिंड। बात कर रहा हूँ मैं 10 फरवरी की शाम के करीब 5 बजे के आसपास। दरअसल इसी भिंड जिले के सरकारी हॉस्पिटल के स्टोर रूम में गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ के स्टाफों को जैसे ही गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, भागते दौड़ते स्टोर रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि स्टोर रूम में एक लड़की काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी है और बगल में ही एक लड़का अपने हाथ में तमंचा लिए हुए खड़ा है। वो लड़का जैसे ही लोगों को अपने तरफ आते हुए देखता है, तमंचा दिखाकर उन्हें धमकाने लगता है और धमकी देते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, लेकिन फरार होने के बजाय सीधे नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है। लेकिन इस हालत में जब थाने में पहुंचता है, पुलिस जब उस लड़के को देखती है, देखकर पुलिस भी एकदम से डर जाती है। लेकिन वो लड़का पुलिस वालों पे हमला नहीं करता है, बल्कि उनके सामने जाकर के कहता है कि साहब, मेरा नाम रितेश साकी है और मैं गांधीनगर का रहने वाला हूँ। दरअसल मैं भिंड जिले के सरकारी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी करता हूं और आज करीब 5 बजे के आसपास उसी हॉस्पिटल में बतौर नर्स की नौकरी करने वाली नेहा चंदेला की मैंने हत्या कर दिया है। चूँकि मैंने एक बड़ा अपराध किया है, इसीलिए मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूं। रितेश जैसी ये सारी बातें बताता है, सुन करके पुलिस भी एकदम से भौचक्का हो जाती है। सच्चाई पता लगाने के लिए पुलिस जब हॉस्पिटल में फ़ोन करती है तो मालूम चलता है कि रितेश सच ही नहीं बोल रहा है, बल्कि हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं सब के सब धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। पुलिस आनन फानन में रितेश को अपने कस्टडी में लेकर फिर से हॉस्पिटल में जाती है और स्टोर रूम में जब पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में स्टोर रूम में नेहा की डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि नेहा के कनपट्टी पे एक गोली लगी है जो सीधे पार कर गई है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस वारदात के बारे में वहाँ के स्टाफ लोगों से पूछताछ करती है। तभी हॉस्पिटल के एक नर्स पुलिस वालों से कहती है कि साहब, नेहा इस हॉस्पिटल में पिछले 2 सालों से नौकरी कर रही थी। नेहा जो मंडेला की रहने वाली है। नर्स पुलिस वालों से कहती है कि साहब, नेहा आज ही के दिन अपने घर जाने वाली थी, क्योंकि 14 फरवरी को नेहा का जन्मदिन था। लेकिन इससे पहले कि नेहा अपने घर जा पाती, रितेश ने उसकी हत्या कर दिया। नर्स जब यह सारी बात पुलिस को बताती है, पुलिस अब इस बात की जानकारी नेहा के परिवार वालों को देती है। नेहा के परिवार में उसके माँ के अलावा एक बड़ा भाई है। नेहा के भाई को जैसे ही मालूम चलता, अपनी मां को लेकर के सीधे भिंड जिले के थाने में पहुंच जाता है और जब अपनी बहन की डेड बॉडी को देखता है, सब के सब चीख चीख करके रोने लगते हैं। इधर पुलिस नेहा के भाई के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत रितेश के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और जब रितेश को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंचती है, सबसे पहले रितेश से नेहा के हत्या के बारे में पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने नेहा की हत्या क्यों किया। इस पे रितेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद नेहा के भी परिवार वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। रितेश जो ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है, बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। रितेश की पत्नी का नाम है प्रीति, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। दरअसल रितेश इस सरकारी हॉस्पिटल में पिछले कई सालों से नौकरी कर रहा है, लेकिन करीब 2 साल पहले नेहा मंडेला से चल करके इसी भिंड जिले के सरकारी हॉस्पिटल में बतौर नर्स की नौकरी करने के लिए आती है। इसी हॉस्पिटल में नेहा और रितेश की पहली बार मुलाकात होती है। चूँकि रितेश नेहा का सीनियर होता है, इसीलिए नेहा की काफ़ी हद तक मदद भी करता है, जिसकी वजह से नेहा और रितेश के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद से दोनों अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिर फ़ोन के जरिए बातचीत भी करने लगते हैं। लेकिन बातचीत करते करते नेहा और रितेश के बीच में कब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, ना तो रितेश को मालूम चलता है और ना ही नेहा को मालूम चलता है। नेहा और रितेश के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से दोनों खुल्लम खुल्ला घूमने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन नेहा को मालूम चल जाता है कि रितेश ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है, बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। नेहा को जैसे ही रितेश की सारी सच्चाई मालूम चलता है, नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद से नेहा अब रितेश से बातचीत करना बंद कर देती है। नेहा का दिल इस प्रकार से टूट जाता है कि वो तुरंत ही अपने घर पे फ़ोन करती है और अपने परिवार वालों से कहती है कि जितना जल्द हो सके मेरी शादी कहीं पे तय कर दो। जैसे ही शादी की मंजूरी दे देती है, नेहा के परिवार वाले एक लड़के को ढूंढते हैं और आखिरकार उन्हें गौरव पटेल मिल जाता है, जो नेहा के इलाके का रहने वाला है।
गौरव जब पसंद आ जाता है, आखिरकार दिसंबर महीने में नेहा और गौरव की सगाई हो जाती है। इधर नेहा की जैसे ही सगाई हो जाती है, इस बात की जानकारी रितेश को मालूम चल जाता है। दरअसल रितेश नेहा को इतना प्यार करने लगा था कि उसे शादी करने का फैसला भी कर चुका था। रितेश को जब मालूम चलता है कि नेहा ने सगाई कर ली है, रितेश जाकर के नेहा से मुलाकात करता है और इस बारे में पूछताछ करता है। तब जाकर के नेहा रितेश से कहती है कि अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम शादीशुदा हो, मैं तुमसे प्यार करने की गलती कभी नहीं करती। लेकिन जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलतियां हुई है, मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, मैं भी शादी करके अपने जीवन में सेटल होना चाहती हूँ। नेहा जब यह सारी बात रितेश को बताती है, तब जाकर के रितेश अपनी दिल की बात अब नेहा से कहता है। दरअसल रितेश नेहा से कहता है कि मैं ये शादी किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नेहा से शादी करने की जब बात कहते हैं, ये सुन करके नेहा भी एकदम से गुस्से में आ जाती है। नेहा को जब लगता है कि रितेश उसका बात नहीं मानने वाला है, आखिरकार एक दिन नेहा कैसे भी करके रितेश की पत्नी का नंबर हासिल कर लेती है और अपनी और रितेश की सारी सच्चाई प्रीति को बता देती है। इधर प्रीति को जब मालूम चलता है कि उसका पति का नेहा के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, ये जान करके प्रीति भी एकदम से गुस्से में आ जाती है। शाम के वक्त रितेश जब अपने घर पे पहुंचता है, प्रीति अपने पति को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रितेश अपने पत्नी को साफ साफ जवाब देता है कि मैं नेहा से प्यार ही नहीं करता हूं, बल्कि मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकता हूं। इसीलिए मैं किसी भी कीमत पे नेहा से शादी जरूर करूंगा। प्रीति अपने पति को लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रितेश अपनी पत्नी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। उसके बाद से रितेश जब नेहा के नंबर पर फ़ोन करता है, नेहा उसका फ़ोन भी उठाना बंद कर देती है। चूँकि दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, इसीलिए अक्सर दोनों की एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती है। रितेश की जब भी नेहा से मुलाकात होती है, अक्सर वो अपनी शादी की बात को लेकर के नेहा को परेशान करने लगता है। नेहा को जब पूरा यकीन हो जाता है कि रितेश उसका बात नहीं मानने वाला है, आखिरकार नेहा अपने घर परिवार वालों से फिर से बातचीत करती है और कहती है कि 10 फरवरी को मैं घर पे आने वाली हूँ, 14 फरवरी को मेरा जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि जन्मदिन के दिन पर ही मेरी शादी की तारीख रख दी जाए। अपने घर परिवार वालों से जब नेहा ये सारी बात करती है, न जाने कैसे इस बात की जानकारी रितेश को मालूम चल जाता है। रितेश को जब मालूम चलता है कि नेहा 10 फरवरी को अपने घर जाने वाली है और बहुत जल्द ही अपने शादी की तारीख भी रखने वाली है, रितेश एकदम से परेशान हो जाता है। रितेश इस बीच में कई बार फिर से नेहा से मुलाकात करता है और शादी करने का दबाव डालता है, लेकिन नेहा उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। रितेश को जब पूरा यकीन हो जाता है कि नेहा उससे शादी नहीं करने वाली है, रितेश नेहा को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। उसके बाद से रितेश नेहा को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत पहले एक तमंचा लेकर के आता है। रितेश के पास जैसे ही तमंचा मिल जाता है, उसके बाद से 10 फरवरी को करीब 4 बजे के आसपास नेहा के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है। नेहा से कहता है कि मुझे मालूम है कि आज ही के दिन तुम घर जाने वाली हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि बस एक आखिरी बार तुम मुझसे मुलाकात कर लो। दरअसल मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। एक आखिरी बार जब मिलने की बात कहता है, नेहा भी सोचती है कि एक आखिरी बार उससे मिल ही लेती हूँ, क्योंकि इसी बहाने वो मुझे परेशान करना भी बंद कर देगा। रितेश नेहा से मिलने के लिए स्टोर रूम में करीब 5 बजे के आसपास बुलाता है। नेहा जब 5 बजे के आसपास स्टोर रूम में पहुंचती है तो देखती है कि रितेश पहले से ही खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। नेहा जैसे ही स्टोर रूम में पहुंचती है, रितेश से आनन फानन में कहती है कि जो भी तुम्हें कहना है जल्दी से बोलो, क्योंकि मुझे अपने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देना है, आज ही घर निकलना है। जल्दबाजी की जब बात कहती है, रितेश उसे समझाते हुए कहता है कि बस मुझे तुम्हारा 10 मिनट चाहिए, तसल्ली से बैठकर हम लोग बातचीत करते हैं। नेहा रितेश की बात मान जाती है। उसके बाद रितेश नेहा से सिर्फ एक ही सवाल करता है कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। इस पे नेहा रितेश को फिर से वही जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, मैं तुमसे किसी कीमत पे शादी नहीं करूँगी। नेहा जैसी इस तरह की बात कहती है, रितेश अपने पास से उस पिस्टल को निकालता है, नेहा के कनपट्टी पे सटाकर ट्रिगर दबा देता है, जिसकी वजह से नेहा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन गोली चलने की आवाज़ जब हॉस्पिटल के स्टाफ लोगों को सुनाई देता है, सब के सब भागते दौड़ते स्टोर रूम में पहुंचते हैं। इधर रितेश जब अपने सामने स्टाफ को देखता है, उसी पिस्टल को दिखाकर उन्हें धमकाने लगता है। धमकी देते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, फरार होने के बजाय सीधे नज़दीकी हॉस्पिटल में जाता है और जाकर के अपने आप को सरेंडर कर देता है। वाकई में नितेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस उसे अपने हिरासत में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोजाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकालकर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है
मोहम्मद नियाज आलम। मोहम्मद नियाज आलम जो अररिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर है बबुल साकीदार। बबुल साकीदार जो असम प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार जो राजपुर बलरामपुर के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं गुमाना राम चौहान। गुमाना राम चौहान जो थाना सिवाना जिला बलोतरा के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मुमताज़ हजम। मुमताज़ हजम जो नेपाल के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।